भारत के प्रमुख मीडिया संगठनों का राष्ट्रीय सम्मेलन चंडीगढ़ के म्यूनिसिपल भवन सेक्टर 35 में संपन्न हुआ। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में जहां अलग अलग सत्रों में पंजाब, हिमाचल व हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की, इस सम्मेलन का आयोजन कॉन्फेडरेशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड न्यूज एजेंसीज एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, जिसमें भारत के विभिन्न पत्रकार संगठन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स इंडिया, इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन सहित कई प्रमुख संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की मेजबानी दी ट्रिब्यून एम्प्लॉय यूनियन चंडीगढ़ ने बखूबी ढंग से की और पूरे भारत से आए पत्रकारों के रहने खाने ठहरने की उच्च कोटि की व्यवस्था की। इससे पूर्व ट्रिब्यून कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एवं महासचिव रुचिका एम खन्ना और अनिल गुप्ता ने हरियाणा के मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सुनिए फेडरेशन के किस नेता ने इस राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन में क्या क्या कहा। देखिए, आज जो सबसे बड़ा इशू है, जो कि हम जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हैं, आज सबसे बड़ा इशू है कि जर्नलिस्ट कौन है। और खास तौर पे अभी जिस तरह से प्रयागराज में 3 लोगों ने मीडिया का भेष धर के और 2 माफियाओं को गोली से उड़ा दिया, तो सरकार कुछ गाइडलाइन बनाने जा रही है। हमारी मांग होनी चाहिए सरकार गाइडलाइन बनाए फर्जी पत्रकारों के लिए। जो लोग पत्रकारिता में, मीडिया में काम कर, उनके लिए तो पहले से गाइडलाइन है, सरकार ने तय किया हुआ पहले से ही। दूसरा यह है कि मीडिया के सामने जो असली मुद्दे हैं, हम उस पर बात करें, उस पर लड़ाई करें और अपनी भी ताकत देखें। ये कोई आज की बात नहीं है। हमने देखा है कि पहले भी खास तौर पे जर्नलिस्ट बात बहुत करते थे, बेचबोर्ड आएगा नहीं आएगा, लेकिन लड़ाई लड़ने में कभी आगे नहीं आए। इसके लिए अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा है तो वो अखबारों में नॉन जर्नलिस्ट साथियों का रहा है। दिल्ली में जब भी धरना प्रदर्शन हुआ बेचबोर्ड के लिए, अगर 5000 लोग वो जुटे हैं तो उसमें से 100 पत्रकार होते थे, बाकी 4900 गैर पत्रकार होते। बिल्कुल ठीक है। और आज उसी का परिणाम है कि पत्रकारों को बेचबोर्ड से हाथ धोना पड़ा है, वर्किंग जर्नलिस्ट खत्म हो गया है। अगर आपको मीडिया की खोई हुई साख, आप अपने खोते हुए अधिकार अगर दोबारा से प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पूरे देश के पत्रकारों को मिलजुल कर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। तभी हम ये कह सकते हैं कि पत्रकार इस देश में अच्छा वेतन पाएं। आज हालत यह है कि सब जानते हैं, जो बताने की बात, सब जानते हैं कि आज किसी की नौकरी का भरोसा नहीं है। जो लोग परमानेंट है उनकी भी नौकरी का भरोसा नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स में 2005 में 800 परमानेंट लोगों को एक ही दिन में बाहर निकाल दिया गया था। इसी तरह पीटीआई को बाहर निकाल दिया गया, इसी तरह टाइम्स ऑफ इंडिया बाहर निकाल दिया गया। मैनेजमेंट चाहता नहीं है कि कोई भी बेचबोर्ड वाला व्यक्ति उसके यहाँ काम करे। और आज तो कोई भर्ती नहीं होती। आज कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर को रखा जाता है, उसको ये भी नहीं लिखा जाता कि कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट है आपका, उस पर लिखा रहता है नीचे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। बातों को लेके आगे बढ़ने का प्रयास अभी कर रहे हैं एनयूजीआई, और मेरा बड़ा एजेंडा रहा है। सबसे बड़ी कठिनाई होती है पत्रकारों को प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर। हम कई बार ये मुद्दे को लेकर बात कर चुके हैं, और मध्य प्रदेश में तो हाल ही में हमने कई बार मुख्यमंत्री, गवर्नर, इन सबसे बात भी करी है, और एजेंडा भी उन्होंने कहा कि आप हमको सबमिट करिए, इसमें हम कैसे कर सकते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में ये बात लागू भी हुई है। तो मुझे ये लगता है कि जो जितनी सारी यूनियन है, सबसे बड़ी जरूरत है जो ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएं तो जो कॉरेस्पॉन्डेंट वहां काम करता है उसकी सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। कारण ये है कि बहुत सारे माफिया, बहुत सारे दूसरे काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो पत्रकारों पर निगाह रखते हैं, और कभी वो खबर किसी बात को लेकर वो लगता है खबर वो, तो उसमें बड़ी दिक्कत उनको कठिनाई होती है कि उनके साथ कोई न कोई हैंगरिंग, इस तरह की बातें होती हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा काम जर्नलिस्टों के लिए भी प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है।
दूसरी बात यह है कि नेशनल रजिस्टर बने। हम ये जो बात करते हैं कि गैर पत्रकार और पत्रकार की जब बात हम करते हैं तो हमारे पास कोई ऐसी अथेंटिकी वेस नहीं रहता जिससे हम ये कह सकें कि ये पत्रकार नहीं है। कारण ये है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूबर है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जितने बड़े चैनल हो या लोकल चैनल हो, वो जब जिलों में नियुक्ति करते हैं तो वो उसकी क्वालिफिकेशन या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं देखते हैं जिससे वो कह सके कि ये जर्नलिस्ट नहीं है, और उसको आईडी और अपना आई कार्ड पकड़ा देते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जर्नलिस्ट नहीं है? काम तो वो भी व्यक्ति करता है वहां क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि इसके लिए नेशनल रजिस्टर बनेगा तो उसके पास एक सूची रहेगी और गवर्नमेंट में वो पत्रकारों की एक कमेटी बने जो ये डिसाइड करे कि इससे कैसे कानून बनेगा और किस तरह से हम इस पे रोक लगा सकते हैं। कारण ये है कि हम भी एक बड़े अखबार के अगर एडिटर है तो हम देखते हैं जब हम जिलों में ब्यूरो नियुक्त करते हैं तो हमारे पास ऐसे लोग, ऐसे बंदे नहीं पड़ते जो प्रोफेशनल हो, जो बीजी ऑनर्स करके आए हो। आज की जो परिस्थिति है उसमें इंडस्ट्री है पूरी मीडिया एक तरह से, तो इसमें क्वालिफिकेशन के आधार पर कई सारे पत्रकारिता में लोग जाते हैं। आप देखे होंगे कि बीजी ऑनर्स करके, एमजे करके बहुत सारे लोग अब जो टेक्निकल विंग में आ रहे हैं और अच्छी सैलरी भी पा रहे हैं। लेकिन जिलों में ये व्यवस्थाएं नहीं है, और इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए सभी लोगों को मिलकर, वो चाहे प्रेस क्लब हो, चाहे यूनियन हो जर्नलिस्टों की या ट्रेड यूनियन हो, इन सबको ये भाव छोड़कर कि हम अलग हैं, एकता का रूप लेना पड़ेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को सभी को ये बताना पड़ेगा कि हम एक हैं और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आप हमारे लिए कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब वो कई सारे पत्रकार ये ढूंढ रहे हैं कि हम किस अखबार में जाएं। 40-45 वर्ष के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको दूसरे अखबार में नौकरी भी नहीं मिलती अगर वो काम कर रहे हैं वहां। तो इसके लिए भी सरकारों से हमको एक ऐसा व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि जब पत्रकारों की नौकरी छूट जाए अखबारों से तो उनके लिए कुछ अंशदान राशि सरकार ये उपलब्ध कराए। सरकार सबको पैसा दे रही है, विधवा पेंशन दे रही है, युवा बेरोजगार पेंशन दे रही है, बहुत सारे दे रही है। तो पत्रकारों को हम सुरक्षित रखने के क्यों नहीं उनको 20,000-30,000 रुपए की राशि दे सकते हैं। मैं हिमाचल के संदर्भ की बात करूंगा। अभी जो नई सरकार बनी है इससे पिछली के बारे में, तो 5 साल लगातार हम पत्रकारों के लिए वहां लड़ते रहे। लंबे समय तक जो है हमने लड़ाई लड़ी, मुख्यमंत्री को मिले और भी ज्ञापन दिए, मंत्रियों को भी मिले, लेकिन पिछली सरकार ने कुछ इस तरह नहीं किया कि जो सामाजिक कल्याण में पत्रकारों को सोशल सिक्योरिटी के रूप में कोई चीज मिली हो। वहां पे जब नई सरकार बनी पिछली 2017 में, तो उन्होंने शुरू में ही कहा कि अब हम जो पेंशन की जो उम्र है वो 80 से उसे कम कर हम 70 कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई आजकल जो उम्र है वो जाने की कम हो रही है, तो 80 साल में कोई जिएगा हम उसको पेंशन देंगे, बहुत लंबा होगा, तो 70 कर दी। तो 70 के बाद फिर जाते जाते इन्होंने 60 कर दी कि और उम्र घट गई है, अब पेंशन की जरूरत होती है इमीडिएटली 60 के बाद। तो उसमें पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया। हमने बोला कि पंजाब और हरियाणा ने पेंशन का प्रावधान किया है और हिमाचल भी जो है छोटा भाई है, तो कम से कम अब 5,000 की कर दो। अभी हिमाचल में विकट परिस्थितियां, आपको पता ही है, वहां इस तरह का माहौल नहीं होता कि हम कोई गाड़ियों से जा सके, वहां बसें भी लिमिटेड है और दूर दराज का हमारा जो है क्षेत्र है। और जब मुझे 3-3.5 साल पहले रासबेरी जी ने NUJ हिमाचल की कमान दी थी, तो हमने सारी स्थितियों को देखा। वहां तो प्रवास का मतलब है कि अगर हम कुल्लू मंडी चले जाएं, आप 2-3 दिन से पहले वापस नहीं आ सकते वहां से। सबसे पहले जब मैं बना किन्नौर चला गया, मैंने किन्नौर भी पहली बार देखा कि मुझे करीब 5-6 दिन वहां पत्रकारों को मिलने में लग गए कि कहाँ किन्नौर है, कौन सा रास्ता है। और हिमाचल में कोई भी हमारी जो यूनियन है, कोई भी गुटबंदी नहीं, एक ही वहाँ यूनियन जो है काम कर रही है। पर सरकार ने हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं की, ना हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है किसी बॉडी में डाले। और जो वहाँ पे प्रेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें या बोर्ड है उसमें भी एडिटर हैं जो चाहे कभी आए ना आए, और उसमें कोई फेडरेशन को कोई उन्होंने कोई खास महत्व नहीं दिया। एक है कि इस सरकार ने जो भी मान्यता प्राप्त पत्रकार थे, चाहे सब डिवीजन के, जिला के थे, प्रांत के थे, उनको लैपटॉप जरूर दिए थे पिछली बार की। ठीक है, आपको काम करने में जो दिक्कत ना है वो मान्यता प्राप्त को दिए। जहां तक NUJ हिमाचल की बात करूं मैं, जो भी हमारे से होता है वहां पे, पहले तो जैसे बताया कि पत्रकार ही अपना परिवार होता है, यूनियन नहीं होती। जब कोई विपदा आती है सीधा सरकार से कोई ना तो बात करता ना कोई सहायता मिलती है। कोरोना में एक पत्रकार की डेथ हुई, हमने उसको यथासंभव मदद की, सरकार ने उसको कुछ नहीं दिया क्योंकि उन्होंने बोला कि मान्यता प्राप्त पत्रकार के लिए 3-4 लाख रुपए है, ये एक गैर मान्यता प्राप्त है, तो हम उसके घर पहुंचे। फिर मंडी में एक पत्रकार
महिला है डेस्क पे अमर उजाला में वहाँ काम करती है, उसके पति जो है लंबी बीमारी से चले गए, तो उसमें भी वही आया कि इनके परिवार को हम कुछ नहीं दे सकते, ना तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसमें भी हमने जो है मदद करी। फिर हमने कहा भी इस तरह थोड़ा नहीं चलेगा। 2020 में रास बिहारी जी के नेतृत्व में हमने हमीरपुर जो गांधी चौक है, आपने सुना होगा, वहाँ बहुत बड़ा धरना रखा। हम करीब 10 मिनट वहाँ बैठे, हमारा प्रेस दिवस का फंक्शन भी था, ये दिखाने के लिए सड़क पे बैठे सारे पत्रकार। अगर आपने कोई सोशल मीडिया में देखा होगा तो सरकार को जगाने के लिए धरना था, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब नई सरकार आई है, जैसे सुक्खू जी ने सकारात्मक बोला कि हम समाज कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, पत्रकारों के लिए, पत्रकारिता के लिए, तो आशा है कि कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। और जो हमें चाहे रास बिहारी जी NUJ इंडिया से जो कॉन्फेडरेशन है आपकी, इससे हमें कोई जो आगे कोई आदेश मिलेंगे, हम चाहेंगे कि छोटी सी मीटिंग जो आपकी जिस प्रकार आपने यहाँ की, हम सारी बॉडी से मिलकर कि हिमाचल में भी आपकी एक मीटिंग हो, अच्छी हो, चाहे शिमला में हो चाहे किसी और क्षेत्र में हो। और आज 265 मीडिया कर्मी, जहां तक मुझे ध्यान है लगभग इतने ही 200 के लगभग ये जो पेंशन है ये ले रहे हैं। और एक बात, आज क्योंकि एक अच्छा दिन है, जैसा बताया धन्ना भगत जी की जयंती का दिन है, कल ही भगवान परशुराम जी की जयंती का भी दिन था, पूरे देश में प्रदेश में हमारे धूमधाम से मनाई गई। तो मुझे ध्यान में आके जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर कोई ना कोई हित का काम, मीडिया कर्मी के हित का काम करके आना चाहिए। इनको मजबूत करने की बहुत जरूरत है। आज की तारीख में जो है सब लोग आपस की लड़ाई छोड़ के एक मंच में आए और प्लांट यूनियन को स्ट्रेंथन करें। मेंबर्स ही नहीं होंगे तो क्या फायदा होगा। तो साथियों, मेरा एक कहना है कि अपने डिफरेंसेस सारे सिंक करें और एक सरकार से लड़ना है। मैनेजमेंट बहुत मजबूत है आज की तारीख में, उनसे लड़ने के लिए हमें आके अपने डिफरेंसेस खत्म करके एक मंच में आके लड़ना पड़ेगा मैनेजमेंट से। मैं बहुत ताकतवर है मैनेजमेंट। मैं साथियों चाहता हूं कि मेंबर्स बहुत कम हो रहे हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कम हो रहे हैं और वैसे भी रिटायर हो रहे हैं, लोगों को लैक ऑफ इंटरेस्ट है लोगों के अंदर। लंबी बात नहीं करनी है। देखिए, अभी रास बिहारी जी ने सवाल उठाया ना कि बहुत फेक जर्नलिस्ट आ चुके हैं। फैक्ट ये है, आज नहीं, ये 1950, 51, 52 में ये बात उठी थी कि कौन जर्नलिस्ट है कौन नहीं जर्नलिस्ट है। और इस चीज़ को प्रेस कमीशन में ये डिस्कस हो चुका है, आप उठा के देख लीजिए रिपोर्ट में कहा गया कि जो न्यूज़पेपर रीडर है वो भी जर्नलिस्ट है, क्योंकि वो भी कमेंट करने का अधिकारी होता है। इस नाते हमको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस को बढ़ाना नहीं होगा, हमको डिफरेंसेस को नैरो डाउन करना होगा और सारे लोगों को साथ लेकर के करना होगा। क्योंकि हमारी वर्किंग जर्नलिस्ट की लड़ाई में न केवल वर्किंग जर्नलिस्ट और नॉन जर्नलिस्ट थे, बल्कि पब्लिक ने भी हमको पूरी तरह से सपोर्ट किया था कि हमारे पास ये एक्ट बनना चाहिए। सबसे दुखद बात यह है कि ये वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट पूरी तरह से अब खत्म हो रहा है, क्योंकि OSH में, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हजार्ड्स में कुछ हिस्से को रख दिया गया है जर्नलिस्ट में, और कुछ हिस्से में आपको लेबर वेजेज कोड में रख दिया गया है। इस नाते ये चारों चीज़ों को हटाकर चारों कोड्स में जर्नलिस्ट को बांट दिया गया है। अब स्थिति है कि हम वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जब वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट खत्म हो जाएगा, बोर्ड का गठन किया, लेकिन जब मजीठिया बेच बोर्ड के लिए गठन के लिए 2004 के बाद से प्रयास किया गया और कई जगह नेताजी के नेतृत्व में हम कई जगह लॉबिंग के लिए जाते थे। मुझे याद है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास हम गए, हमने कहा कि आप भी सरकार को लिखो, अपोजिशन के आप लीडर रहे, प्रधानमंत्री रहे। तो उन्होंने कहा यार मेरे लिखने से तो चलो मैं लिख दूंगा, लेकिन आप हड़ताल कर लो। तो हम आपस में बैठ के हंस रहे थे, यार ताकत तो नहीं, हड़ताल कहाँ से करें। तो साथियों, कभी जो है प्रेस एरिया के अंदर में मई दिवस पर ढोल नगाड़े बजते थे, एक आवाज़ में सारे कर्मचारी बाहर आते थे, लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। कहने में कोई हमको ऐसे ये इसमें नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम कहें कि हमारी ताकत बहुत मजबूत है, लेकिन ताकत बिल्कुल मजबूत नहीं है। कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, और खासकर जब से ये हम कॉन्ट्रैक्ट पे गए, स्टार्ट से किसी ने कॉन्ट्रैक्चुअल का जो है अपोज नहीं किया, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट का जो आदमी रखे गए वो एक कैंसर की तरह पूरे मीडिया में फैल गया, और उससे जो है सब जगह लोगों को हायर फायर किया गया। मीडिया के अंदर जो दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में तो मेरे साथियों ने बहुत कुछ बोला है। मैं थोड़ा सा दो शब्द अपनी जो है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जो देश की दो प्रमुख एजेंसी हैं UNI और PTI में भी जो है परमानेंट लोग जितने थे सबको बाहर कर दिया गया है। और UNI की तो स्थिति यह है
कि 2000 बेच बोर्ड जब मणिसाना बेच बोर्ड आया था तभी से हमको कह दिया गया था कि अपनी संख्या कम कर लो या भाई बेच बोर्ड में 25% कट ले लो, लेकिन हमारे पास समय सरप्लस था, एफडीआर थी, तो हमने कहा भाई हम कम क्यों ले ले, बोला आने वाला समय बहुत खराब होगा। ये तो विचार करने की बात है, इसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। हमारी जो यूनियन की सभी की नेशनल लेवल पे जो आप मई में एक और मीटिंग की बात करते हैं, उसमें हमें कुछ ऐसा आगे बढ़ना चाहिए ताकि जो हमारी दिक्कतें, जो परेशानी है, जो मुश्किलें हमारी, उनको हल करने की दिशा में के आगे बढ़ सके। जो मैंने बात करनी है वो बात है आईटी एक्ट में जो बदलाव आ रहा है, जो केंद्र सरकार आईटी एक्ट में चेंजेस करने जा रही है। उसके लिए एक पहले इन्होंने कहा था कि पीआईबी उसमें नोडल एजेंसी होगी, वो चेक करेगी क्या सही है, क्या गलत है, क्या फेक न्यूज है। लेकिन अब एक और उसमें नई डेवलपमेंट हुई है कि एक फैक्ट चेक कमेटी बनेगी जिसमें 3 ब्यूरोक्रेट और 1 जर्नलिस्ट होगा। हम चाहते हैं कि ऐसी कमेटी नहीं बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए? इसलिए नहीं बननी चाहिए कि उसमें अगर 3 ब्यूरोक्रेट होंगे, 1 ही जर्नलिस्ट होगा, तो कैसे फैसला होगा? हमारी बात कौन सुनेगा? हम चाहते हैं कि उसकी जगह ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी एजेंसी बने जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, चाहे उसके बहुत कम उसके पास ताकतें हैं, लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें सरकार का दखल अंदाजी कम से कम हो। उस हम सबको यूनाइट होकर लड़ना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंसेस भूलने चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। क्योंकि उससे क्या हो रहा है, मालिक एक होता है, ट्रेड यूनियन 4 होती हैं, मालिक के सारे मैनेजमेंट के ऑफिसर्स के आपस में नहीं भी बनती, जब डिसीजन लेना है तो वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते हैं सारे जाकर कि जी हमने इस वर्कर को मारना है। तो इसलिए ट्रिब्यूनल में ऐसी पोजीशन तो नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट में हम लोग बैठे हैं। तो हम सबको इकट्ठे होना है, हम सबको यूनाइट होकर लड़ाई लड़नी है। जब हम कभी कॉन्फेडरेशन की मीटिंग की बात करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जब मीटिंग अरेंज करना शुरू करते हैं, हमें 1 महीना हो गया अरेंज करने में, ट्राई कर रहे हैं कैसे कैसे क्या बेटर करें, हर चीज़ अवेलेबल कर रहे हैं, हर एक फैसिलिटी की बात करें। फिर डर लगता है कि यार यहाँ पे आके कहीं आपस में लड़ाई ना हो जाए कि इसको स्टेज पे ये इंपॉर्टेंट रोल दे दिया, मुझे नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ा इशू था। मेरे को लास्ट 2 दिन से यही स्ट्रेस था कि उसको कैसे मैनेज करना। मैंने यादव जी को बोला, मैं कहा जब सीएम का प्रोटोकॉल आता तो वो कहते थे 4 लोग ऊपर बैठेंगे, 3 बैठेंगे, हमें भी कह देते कि आप अपने चेयर हटाइए। तो कई बार नेता नाराज हो जाते हैं कि हम इतनी दूर से हैं, समझते हैं ये चीज़। उन चीज़ों से मैं ऊपर उठ रहा है। मैंने दरी उठाने से काम शुरू किया था ट्रिब्यूनल एम्प्लॉय यूनियन के अंदर। मैं दरिया उठाता था सिद्धू साहब प्रेसिडेंट के, मैं दरिया बिछाता था इनके साथ जाके। चलो इस बार तो कोई नाराज नहीं हो। ना कोई नहीं, इस बार मैं इसी बात पे लगाऊं। बहुत खुशी की बात है, मैं यही बात करने लगा था, जो मुझे स्ट्रेस था वो मेरा बिल्कुल दूर हुआ। किसी भी लीडर ने कोई किंतु परंतु नहीं की, किसी भी लीडर ने, हर लीडर ने अरेंजमेंट, चाहे हमारी कमी भी रह गई होगी, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने। सोल्यूशन ही बहुत दुष्कर है। कारण बताऊं, देखिए क्षमा कीजिएगा, इस देश की अदालतें सुस्त हैं और सरकार बहरी है और हम कमजोर हैं। बहुत खराब इक्वेशन है, यह समीकरण ही बहुत खराब है। ये जो अलक्षेंद्र नेगी यहाँ बैठे हैं, 34 साल पत्रकारिता करने के बाद अखबार से बाहर चले गए तो परचून की दुकान नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि 3.5 दशक पत्रकारिता की है, दूसरा पेशा नहीं कर सकते। किसी मशीन विभाग में काम करने वाले व्यक्ति को आप 18 साल बाद निकाल देते हैं, वो क्या करेगा? वो जा करके साइकिल मैकेनिक नहीं बन सकता है, क्योंकि इसी प्रोफेशन में उसने उम्र खपाई है। तो न तो मालिकों में दया है, न सरकार के कान खुले हैं। और अभी मित्र हमारे बेंगलुरु से INF के साथी बता रहे थे कि बेंगलुरु में त्रिपाठी जो कमेटी होती है उसकी बैठक 2012 के बाद पहली बार हुई है। मैं उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, वहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री है प्रिंट मीडियम की। मैं पिछले 2 टर्म से उस त्रिपक्षीय कमेटी का मेंबर हूँ। 1 वर्ष से अधिक समय हो गया, 5 बार हमने रिमाइंड कराया, लेकिन ये जो सरकारी महकमे के अफसरान हैं उनके कान पे जू नहीं रहेंगे कि जो लंबित प्रकरण हैं, जहां कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, यहाँ विवेक त्यागी बैठे हैं, सैकड़ों एम्प्लॉइज के बारे में हाई कोर्ट से फैसला आ चुका है। डीएम के यहाँ भेजा, डीएम ने लेखपाल के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ भेज दिया,
ये वैसे ही बेरोजगार टहल रहे हैं वर्षों से सड़कों पर, इतने सैकड़ों लोग। अरे साहब, हमको फोर्थ पिलर कहकर मुख्यमंत्री चले जाते हैं, गृह मंत्री हमको चतुर्थ स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसके हम चौथे पाए हैं। पाए कुछ नहीं पाए, बेरोजगारी पाए। True, but our point is, when the contract system is, rules and regulations have been made with the consultation, discussion with the trade unions at plant level units, not the sole advantage of the managements. Where is the discussion? And that should not be the less than the minimum wage decided by the government, decided by the wage boards. So that is the thing, these things we should ponder. भी बात कहनी है। एक तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, उसके लिए जहाँ पे बहुत बात हुई है, तो मैं ये कहता हूँ कि इसके लिए लड़ना पड़ेगा। देखो सर, मैं जब बोलूँगा मैं चाहता हूँ मैं सबको ध्यान से सुना, मेरी तरफ भी ध्यान दिया जाए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, पहले मैं इन ब्रीफ कहता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया कि जैसे चिमटे से उठा के, ये तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम वाले हैं, हमारे खिलाफ हैं, उनको ढीला कर दिया। कई जगह पे ऐसा हुआ कि उनको लगा कि ये मैनेजमेंट के बंदे हैं, हम रेगुलर हैं। बढ़ता गैप इतना बढ़ गया कि जो रेगुलर थे वो तो कम हो गए और कॉन्ट्रैक्टर वाले बढ़ते चले गए। चलो वो तो बीते की बात है। और सर मैं कहता हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है उनके साथ अच्छे रिलेशन जो है, अगर जब तक वो लड़ाई नहीं जीते रेगुलर बनाने वाली, तो कॉन्ट्रैक्ट वाले जो दोस्त हैं उनको दोस्त बनाइए, साथ लेके चलें। कैसे हो सकता है कि हमने डिस्कस करना है एक बड़ी संख्या जो हम खुद ही मानते हैं कि हमारे से बड़ी संख्या होती जा रही है, उस बड़ी संख्या को हम अलग रखकर, जर्नलिस्टों में बहुत से इशू हैं, केवल तनख्वाह की बात नहीं है और बहुत सी बातें हैं। हमारी लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, अगर हम इतना बड़ा हिस्सा अलग रखेंगे तो कैसे लड़ेंगे? कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को कैसे नज़दीक लाया जा सकता है? मैं ट्रिब्यून की छोटी इसके लिए साथियों एक बड़ी चीज़ ये होती है कि जब एकता के प्रयास होते हैं तो कुछ साथियों को कुर्बानी देनी पड़ती है, कुछ साथियों को अपना अहम छोड़ना पड़ता है, कुछ साथियों को इस व्यापक हित के लिए अपनी अपनी कुछ ना कुछ छोड़कर आगे सबको साथ लाना होता है, तभी ये व्यापक एकता हो पाती है। जब सभी साथी अपने अपने बारे में सोचेंगे, अपने अपने संगठन के बारे में सोचेंगे, अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे, तो फिर वो पत्रकारों के हित में ज़्यादा बात नहीं सोचेंगे। मैं साथियों, ये जो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के लिए पेंशन की घोषणा की थी, जब ये हम मांग उठाने लगे तो सभी साथी ये कहा करते थे कि ऐसी बेतुकी मांग उठा रहे हो आप, कभी पत्रकारों को भी पेंशन मिला करती है, सरकार किस बात की पेंशन दे। साथियों, लगातार हम इस बात को उठाते रहे, करते रहे, और आखिरकार हरियाणा पहला राज्य ऐसा था जिसने 10,000 रुपये महीना पेंशन दी, और उसके बाद लगातार बाकी प्रदेशों ने भी उसको लागू किया। और इसी तरह अगर हम और भी बातें करते रहेंगे, अब जैसे स्वास्थ्य की बात है, हमारे कोरोना में हमने बहुत साथियों को देखा, चाहे उसमें कोई एक्रीडेटेड था, नॉन एक्रीडेटेड था, जिसके पास अखबार के मालिक की कोई कार्ड भी नहीं था, चिट्ठी भी नहीं थी, उस पत्रकार को भी सिर्फ डीपीआरओ से ये तस्दीक करवा कर कि हाँ ये हमारे पत्रकार सम्मेलनों में आता था, ये पत्रकार था, इसकी खबरें छपती थी, और उनको भी सरकार से, सबको जितनों की डेथ हुई प्रदेश में, सबको 2.5 लाख रुपए सरकार से दिलवाया। अगर अमेंडमेंट करना है तो जो कॉन्ट्रैक्ट के लोग हैं उनको हम साथ लेके चलें, हर तरह से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से हम उन्हें सपोर्ट करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। केसेस में न्याय मिल रहा है, तो न्याय मिलने में क्या हो रहा है कि ये जो है, अभी जो 300 लोग मारे गए हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ये इनकाउंटर विदाउट फायरिंग, गोली बिना गोली चलाए है ये इनकाउंटर कर रहे हैं, मालिक लोग मरेंगे और लोग वो चाहते हैं मारे। तो दूसरी बात मैं कह रहा था कि ये जो 15-20 केसेस में डिसीजन आया है और कोर्ट कह रहे हैं इनको पैसे दें, तो उसमें जिन लोगों को हम यहाँ भव्य स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्रियों को, नॉट ओनली 3 और 28, तो वो मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, डीएम को फ़ोन कर रहे हैं कि मत दो, रोको, ये रिकवरी को रोको। और इसका एग्जाम्पल दिया गया कि वो मौका मिले तो वो बता सकते हैं तो पूरी क्या कहानी है। मध्य प्रदेश का 2 दिन केस है, ही नोज वेल। तो जिनको हम इनवाइट करके स्वागत कर रहे हैं तो वो रोक रहे हैं वहाँ पे।
तो कहने का ये है कि ये कर्मचारियों के खिलाफ सत्ताधारियों का और मालिक माफिया, प्रिंट माफिया कौमों से प्रिंट माफिया का गठजोड़ है, और उस गठजोड़ के खिलाफ हमारी जो कन्फ्रंटेशन में आवाज़ उठाए, 4-5 जो आपने जो इश्यूज उठाए हैं मेन, उनमें इसको प्रमुखता से लिया जाए और सरकार को कहा जाए कि इस तरह का उत्पीड़न इनकाउंटर जो कर रहे हैं विदाउट फायरिंग, गोली फायर किए हुए, तो इसको रोका जाए। आदेश आया था, उस टाइम ये आदेश दिया था, डायरेक्शन दिया था लेबर कोर्ट को कि 6 महीने में इसका जो है केस का निस्तारण किया जाए। आज 5 साल हो गया, 5 साल से अधिक भी हो गया है, अभी तक लेबर कोर्ट जो है, क्योंकि मालिक लोगों के पास इतना पैसा है कि उनको तरह तरह की जो है अड़चन वहाँ पे फंसा देते हैं, और हम लोग उसी में मामला हमारा जो है लंबित है। इसके लिए बेसिकली अभी क्योंकि IJU की मैं मेंबर हूँ और पंजाब एंड चंडीगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन की ऑफिशियल हूँ, तो उसमें यह है कि सेफ जर्नलिज्म हमने अभी एक किया था, हमारा सेमिनार हुआ था और सभी ने सभी बातें की हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं और ज़रूरी भी है, सभी मांगे भी हैं, डिमांड्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं जर्नलिस्ट की। पर अभी जो लगता है हमें अपने जर्नलिज्म को बचाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नाना करते जो लोग अभी रेगुलर हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं वो तो ठीक है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और उसके बाद अब वेब पोर्टल्स जो एक नया मीडिया शुरू हुआ है उसमें अब काम करती हूँ। तो हम देख रहे हैं कि जो नए लोग आ रहे हैं उनको उस तरह से जगह नहीं मिलती, ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट में हैं ना वो रेगुलर हैं, तो उसके लिए उनको जर्नलिस्ट भी नहीं माना जाता। कई ऐसी अखबारें हैं जहाँ पे उनको एजेंसी के तौर पे लाया जाता है, नॉट एज जर्नलिस्ट। तो उसमें जो है जब वो एक्रेडिटेशन के लिए जाते हैं या किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आप तो जर्नलिस्ट ही नहीं है, आपकी ये हॉबी है, इट्स नॉट योर प्रोफेशन। एज वी ऑल नो कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सारे के सारे जो प्रोफेशंस हैं, तो उसी तरीके से पहले हमें जर्नलिज्म को एक प्रोफेशन के तौर पे ही बार बार उसकी एग्जिस्टेंस को और ज़्यादा पुख्ता करने और उसे, मुझे लगता है कि उसे इस्टेब्लिश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले हमें एज अ जर्नलिस्ट, एज अ प्रोफेशनल और उसे इंक्लूड करवाने की, और हम सबकी बात करते हैं, सभी प्रोफेशंस की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, जिसको भी कहीं प्रॉब्लम होती है तो हम लोग वो बात करते हैं। जो ज़्यादातर यहाँ पे जैसे ट्रिब्यून से हैं, इंडियन एक्सप्रेस से हैं और जगह से हैं, वो लोग रेगुलर हैं एंड दे हैव बीन यू नो लिविंग देयर लाइफ एज प्रोफेशनल रेगुलर जर्नलिस्ट और प्रोफेशनलिस्ट। पर हम लोग जो नए कई लोग आ रहे हैं उनकी ये बहुत बड़ी समस्या है। तो सेफ जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट की तरह एज अ प्रोफेशनल एस्टेब्लिश करवाना वाले सबसे बड़ा चैलेंज है, मुझे ये लगता है। एकता और ये वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जो काम कर रहे हैं वो और होने चाहिए, पर बावजूद उसके सबसे पहले डेफिनेटली यस वी हैव टू सेव जर्नलिज्म। थैंक यू सो मच। राज बिहारी जी अपन दोनों मिलके दिल्ली में बैठ करके सभी यूनियंस को कोशिश करेंगे कि इनके भेदभाव जो है वो खत्म हो जाए, किसी तरह एक प्लेटफॉर्म पाए, सिर्फ एक आदमी को छोड़ करके। विक्रम राव को कभी भी इस कॉन्फेडरेशन का हिस्सा नहीं बनने दूंगा, चाहे कोई भी हो, क्योंकि उस आदमी ने कभी भी वेज बोर्ड में ठीक से साइन तक नहीं करने दिया, वेज बोर्ड में साइन नहीं किया और जाकर के रेलवे की जो हॉस्पिटल थी उसमें एडमिट हो गया, और पीटीआई को टॉप मिलना चाहिए उसका हमेशा विरोध किया उसने। इसलिए कामरेड्स, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, और जो हमारी टीम है ट्रिब्यून की, उसने जो कमाल किया है, कोई 3 चीफ मिनिस्टर ला सकता है आज के दिन में जो इन्होंने किया है। तो कामरेड, जो इन्होंने आपको इतनी अच्छी सुविधाएं दी, मैं उसका बहुत बहुत ऋणी हूं, और मैं बिल्कुल ट्रिब्यून यूनियन को वही ताकत दूंगा जो एक फेडरेशन को ताकत देते आए हैं। धन्यवाद कामरेड, और ऐसी मीटिंग आप करते रहे। मेरे जो लीडर्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, मैं हमेशा इनका आदर करता हूं और हमेशा कोशिश करता हूं कि आपस में जो लड़ रहे थे उनको एक करें, और अभी भी हमारी यही कोशिश है। राज बिहारी जी रियल में एक अच्छे नेता हैं, लेकिन कभी हमारे कॉन्फेडरेशन में आए नहीं। मैं राज बिहारी जी से रिक्वेस्ट करी कि राज बिहारी मेरी बात को मानो, और मेरी इज्जत उन्होंने रखी, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और एक हमारी ताकत है वो दिल्ली में भी और पूरे ऑल इंडिया में, तो उनको लेना बहुत जरूरी था। लेकिन दूसरी बात, जो हमारे सीनियर लीडर ये कहेंगे कि उसको लाओ ये लाओ, वो बहुत गलत होगा। हमारे को जरूरत है सभी की, कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं आएगा तो नहीं आएगा। देश में एक ही अपवाद है, उसको हम बाहर कर रखा है, उसको रखेंगे भी नहीं। तो ये कामरेड्स,
बहुत अच्छा हुआ और बहुत ही मैं मतलब ये कहना चाहूंगा कि ऐसी मीटिंग मैंने भी कभी कॉन्फेडरेशन की देखी नहीं, लेकिन लखनऊ में जरूर हमारे तिवारी जी ने की थी और तिवारी जी से रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा वही करके दिखाए। कामरेड धन्यवाद, थैंक जो दिल्ली में मीटिंग है उसके बाद एक बड़ी मीटिंग कन्फेडरेशन की वो एनयूजे की तरफ से आयोजित की जाएगी, ये जानकारी देने के लिए सिर्फ आया था। और हम दिल्ली में जो मीटिंग हो रही है 28-29 मई को, उसमें हम ये तारीख और जगह ये घोषणा करेंगे हम कि कन्फेडरेशन की मीटिंग जो एनयूजे आयोजित करोगी वो किस राज्य में होगी और किस तारीख में होगी। दूसरा, जो मैं तो केवल ये जानकारी देने के लिए यहाँ आया था, लेकिन मैं एक बात जो यादव जी ने कहा कि मैं कभी कन्फेडरेशन की मीटिंग में नहीं आया, ये सही है, क्योंकि हमारी तरफ से ये तय किया गया था कि मैं केवल एनयूजे का काम देखूंगा और कन्फेडरेशन में जो व्यक्ति बेस बोर्ड की जानकारी रखता हो वो बैठक में जाए। लेकिन कन्फेडरेशन ने जब भी आंदोलन किया है हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और अब अपनी अपनी यूनियन को मजबूत करने के साथ साथ, क्योंकि हम सबकी मांगें एक हैं, हम सबकी आवाज़ एक और बुलंद बने, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जब भी हम अपना कोई कार्यक्रम करें, बड़ा कार्यक्रम आयोजित करें, तो हम कन्फेडरेशन के नेताओं को बीच में बुलाएं।